हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इन सीरीज़ में हम लोग समझ रहे हैं कि पीएसआईआर ऑप्शन हमें कैसे प्रिपेयर करना है। 17 यूनिट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये 18th यूनिट है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं। इन टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से और सब टॉपिक्स होंगे जो हमें प्रिपेयर करने हैं, जो हमें पता लगते हैं पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ये बुकलेट फ्री अवेलेबल है, synopsisias.com। आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये मिल जाएगी। और इसके बाद ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो यूपीएससी पूछ लेता है या पहली बार पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन जो बनते हैं, जो हमें पता लगते हैं बुक लिस्ट से। तो बुक लिस्ट भी मैं आपको बता दूंगी। और बुक से क्या होता है कि अच्छी बुक से आपको ना कुछ ऐसे सब हेडिंग्स पता लग जाते हैं कि फॉर एग्जांपल नेहरूवियन एंड गांधीयन पर्सपेक्टिव है, तो इसके अंडर हमें और क्या क्या पढ़ना है। तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से करके दी है। तो बुक्स रेफ़र करके आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है। अब आपका काम सिंपल ये हो जाता है कि सब हेडिंग्स मैंने यहाँ पर आपको दे दी हैं। इसके अंदर क्या क्या लिखना है वो रेफ़र करने के लिए आप बुक्स रेफ़र कर सकते हो, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता भी दी हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं। हर एक यूनिट के हिसाब से बुक्स मैंने आपको बताई। यहाँ पर इस टॉपिक की बुक्स यहाँ पर गिवन है, वो आप देख सकते हो। अगर आपके नोट्स किसी भी कोचिंग के अगर आप नोट्स फॉलो कर रहे हो, अगर उनमें से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो नहीं हो रहे हैं, वहाँ से सॉल्व नहीं हो रहे आपके नोट से, तो प्लीज़ उस नोट्स पर अपना टाइम वेस्ट मत करो जस्ट बिकॉज कि आपने पैसे दे दिए। उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपका टाइम चला जाएगा। तो टाइम की कॉस्ट ज़्यादा है। टाइम मत वेस्ट करना, देखना कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि इन दी एंड यूपीएससी क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो इस वजह से फॉर एग्जांपल अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, इनमें क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे या इकोनॉमिक ग्रोथ पे इनमें काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। जैसे 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे 2002 में क्वेश्चन आया था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया पे 1993 में क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्वेश्चन आया था 2016 में, पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है। 2020 में अभी रिसेंटली लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे क्वेश्चन आया था। 2010 में अगेन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पर ही क्वेश्चन आया था। तो यहीं पर ही चैलेंजेस में से ही आपको कितने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर क्वेश्चन आया था। यहाँ पर आपको ये बताना था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के चक्कर में हमारी सोशल डेवलपमेंट क्यों रुक रही है। फिर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगेन इसी पर क्वेश्चन आया था। फिर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस पर क्वेश्चन आया था। तो ये क्या है, और ये तो 2022 का भी रीसेंट क्वेश्चन है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि ये टॉपिक आपको अगर पता हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमें प्रिपेयर करके जाने हैं। अगर हम ये प्रिपेयर कर जाएंगे तो इन लाइंस पे यूपीएससी दोबारा क्वेश्चन पूछ लेगा, हम आराम से कर पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में ना आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप वहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, उसको पहले समझो, उसके बाद उस क्वेश्चन का फ्रेमवर्क अपने माइंड में बनाओ और उसको फिर जॉट डाउन भी करो, और जॉट डाउन करते हुए सोचो तो कि आगे क्या लिखना है। वो उस चीज़ का टाइम ही नहीं है हमारे पास। हमें एक चीज़ करनी है, रैंडम टेस्ट सीरीज़ नहीं लगानी है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है उसी की ही बार बार प्रैक्टिस करके देखनी है। अगर आप सिनॉप्सिस आईएएस ज्वाइन करना चाह रहे हो तो यहाँ पर हम लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज हमने ये सारी बुक्स भी रेफ़र की हैं। पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करके ही ये सारे नोट्स बनाए गए हैं। और साथ ही साथ कि जितने भी आपके प्रोबेबल क्वेश्चंस रहेंगे वो भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज़ भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही बनाई है। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि टेस्ट सीरीज़ जो भी लोग अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अगर वो ये सोच के ज्वाइन कर रहे हैं कि रैंडमली हम कुछ अलग बता देंगे टेस्ट सीरीज़ में, ऐसा नहीं है। हम लोग टेस्ट सीरीज़ में एक ही चीज़ करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कराते हैं और आंसर्स इवैल्यूएट करके देते हैं, उतना ही होता है। क्यों? क्योंकि आप रैंडमली हवा में तीर चलाओगे, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप अपना टाइम उस जगह दो जहाँ से यूपीएससी पूछेगा श्योर शॉट, ताकि आपके नंबर भी आएंगे और आपको बाकी अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा थोड़ा सोचने के लिए। क्योंकि ये अगर क्वेश्चंस आ गए, रिपीट हो गए, तो ये तो आपको आते ही हैं, आप फटाफट लिखोगे इसको, है ना। तो आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है, रादर देन आप कुछ नए नए टॉपिक्स उठा के पढ़ने लगो। ठीक है। जैसे बाकी मार्केट में जो कोचिंग चल रही हैं उनमें बहुत बड़ी बड़ी बुकलेट्स दे दी जाती हैं, बहुत बड़ा बड़ा मतलब ये सारे नोट्स दे दिए जाते हैं जिसका कोई मतलब भी नहीं होता, जिसमें रैंडमली अलग अलग टॉपिक्स के बारे में लिखा होता है जो कि पूछे भी नहीं जाते। तो आपको अपनी प्रिपरेशन ना थोड़ी सी प्रिसाइज रखनी है इस इन टर्म्स में कि जो पूछ रहा है पहले वो प्रिपेयर कर लो, तो ज़्यादा फ़ायदा देगा। फॉर एग्जाम्पल नेहरूवियन एंड गांधीयन पर्सपेक्टिव है।
इसमें 2015 में क्वेश्चन आया था नेहरूवियन गांधीयन मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। फिर 2013 में क्वेश्चन आया था गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। ठीक है, तो 2010 में क्वेश्चन आया था पोस्ट 1990 रिफॉर्म्स इन इंडिया मार्क अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम द नेहरूवियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप देख रहे हो कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, यही मोर और लेस आपके रिपीट हो रहे हैं। बस यहाँ पर 2013 में एप्लीकेशन बेस कर दिया था क्योंकि इसमें कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस भी ऐड कर दिया था। अब आपके क्वेश्चंस आपको ये किस टर्म्स में करने हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आप प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी टॉपिक का नाम है वो बताओगे, नेहरूवियन एंड गांधीयन पर्सपेक्टिव बताओगे। फिर आप इंट्रोडक्शन दोगे कि होता क्या है, कि नेहरूवियन गांधीयन पर्सपेक्टिव्स क्या थे। फिर सबसे पहले आप नेहरूवियन पर्सपेक्टिव की बात करोगे प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। नेहरू का विजन क्या था मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। देन 5 ईयर प्लान, सेंट्रलाइज प्लानिंग, मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस, एग्जाम्पल्स बताओगे नेहरूवियन पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स का। जैसे आपसे गांधीयन पर्सपेक्टिव में एग्जाम्पल पूछ लिया, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पूछ लिया ना, यहाँ पर अगर आप मान लो कि एग्जाम्पल्स ऐड कर देते हो नेहरूवियन पॉलिसीज़ एंड इनिशिएटिव्स में, और अगली बार अगर नेहरूवियन पॉलिसीज़ का आपसे कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पूछ लिया तो आपको पता होगा। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल्स में क्या ऐड करोगे, आप सोच के थोड़ा सा देखो इसको। जैसे आप यहाँ पर नेहरूवियन पॉलिसीज़ में याद करो कि कौन कौन सी थी। पहली चीज़ आप ये याद करोगे, तो जैसे कि आपके स्टील प्लांट्स की इस्टेब्लिशमेंट थी, जैसे कि आपके भिलाई स्टील प्लांट हो गया, बोकारो स्टील प्लांट हो गया, ये सारी थी। ठीक है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई थी उस टाइम पर, अगर आप याद करके देखो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स पे तो काफ़ी फोकस किया गया था, जैसे डैम्स, रेलवेज़ वगैरह का कंस्ट्रक्शन होने लगा था। ठीक है, फिर उसके बाद साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस थे, उनका डेवलपमेंट हुआ था। तो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, अगर आपने रॉकेट बॉयज़ मूवी देखी हो तो उसमें जो वेब सीरीज़ थी उसमें अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो वो जवाहरलाल नेहरू का ही टाइम था जब साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का और ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। तो आईआईटी और इसरो जैसी जगहें, ये सारे इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट उसी टाइम पर होने लगा था। तो ये एग्जांपल्स है कुछ नेहरूवियन पॉलिसीज़ एंड इनिशिएटिव्स में, ये सारे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिर आप गांधीयन पर्सपेक्टिव बताओगे प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या था। तो गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट सबसे पहले आप बताओगे कि था क्या, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो यही है, ये जो टॉपिक है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बस इसमें कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस और ऐड करना था, जो कि हम एग्जाम्पल से ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि गांधीयन के प्रिंसिपल्स क्या हैं डिसेंट्रलाइज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कि उन्होंने रूरल डेवलपमेंट, सेल्फ सफिशिएंसी पर काम किया था, कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज बेस्ड इकोनॉमी वगैरह का एग्जांपल यहाँ पर ऐड कर देना। स्वदेशी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कि विलेजेस, रूरल कम्युनिटीज़, अगेन ये सारे फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट कर दिया था, लोकल इंडस्ट्रीज़ का प्रमोशन किया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आई थी जिसने लोकल लेवल पे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी थी। फिर रूरल अर्बन इंटीग्रेशन एंड विलेज स्वराज में आप लिखोगे कि कैसे पंचायती राज सिस्टम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ गया था। और फिर एग्जांपल्स ऐड करोगे। एग्जांपल्स तो बहुत सिंपल है यहाँ पर ऐड करने। गांधीयन पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स तो हम इतने ज़्यादा पढ़ते हैं हर एक चीज़ में कि एग्जांपल्स तो आपको आने चाहिए, मुँह ज़ुबानी याद होने चाहिए ये चीज़। तो जैसे कि आपका आएगा कि खादी का प्रमोशन किया था, विलेज इंडस्ट्रीज़ का प्रमोशन किया था, उसके बाद भूदान मूवमेंट चली थी, भूदान एंड ग्रामदान, ये मूवमेंट चली थी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्टिव फार्मिंग के लिए। फिर बेसिक एजुकेशन पर एम्फेसिस किया गया था, रूरल हेल्थ केयर पर बहुत ध्यान दिया गया था यहाँ पर। ठीक है, नई तालीम, बेसिक हेल्थ सर्विसेज वगैरह भी आप ये सारी चीज़ें ऐड कर देना इसके अंदर, तो आपका आंसर सही अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया था गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, अब आपको पता है कि यहाँ से आंसर आपका बन जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके सारे सॉल्व हो रहे हैं। अब कुछ लोग ये डिमांड करते हैं कि क्या हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके चले जाएंगे, सिर्फ आप उनके सॉल्यूशंस दे दो तो हो जाएगा। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके ऑफ कोर्स चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, पर कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं, कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ से बिल्कुल नए क्वेश्चन आते हैं। बट ये जितनी भी आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है ना, जितनी भी सब हेडिंग्स दी हुई हैं, अगर आप ये सब हेडिंग सारी कवर करके चले जाते हो तो इसके बाहर से अगर कोई नया क्वेश्चन भी आना होगा तो इसके बाहर से नहीं आएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस सारे कवर हो जाएंगे क्योंकि ये प्रॉबेबल क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपका एक टाइम पर आया था कि
डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आया था, राजीव भार्गव की किताब से लिया गया था वो डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर पूछ लिया था रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, वो भी डायरेक्ट राजीव भार्गव की ही किताब से अगली ही हेडिंग थी। एक ऊपर की हेडिंग और दी हुई है, नीड फॉर पॉलिटिकल थ्योरी। अगर मान लो यूपीएससी नेक्स्ट साल में ये पूछ लेता है नीड फॉर पॉलिटिकल थ्योरी, तो आप क्या लिखने वाले हो? तो उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं हो पाएगा, आपको बुक्स रेफर करनी ही होती हैं। तो आप शॉर्टकट जहाँ से लेने की कोशिश करोगे, ठीक है, आप बाकियों से आगे हो जाओगे क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। बट कुछ आपको स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा कि ये चीज़ आई कहाँ से है। फॉर एग्जांपल, आप गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट तो पढ़ लोगे, एग्जाम्पल्स अगर आपने नहीं किए कवर तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, है ना? तो वो चीज़ है कि अगर आपके इसी पर ही क्वेश्चन आ गया कि गांधीयन पॉलिसीज़ एंड इनिशिएटिव्स पर बताओ, तो यहाँ पर आपको डिटेल में बात करनी पड़ेगी। इसी वजह से सारे ये टॉपिक्स भी करने ज़रूरी हो जाते हैं। स्वदेशी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पर आ सकता है, रूरल अर्बन इंटीग्रेशन, विलेज स्वराज पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिससे प्रॉबेबल क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं इससे। तो इसको छोड़ के मत जाना प्लीज़, ये सोच के अंडर एस्टिमेट करके कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं है पर एग्ज़ाम निकाल देंगे आपके। फिर नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव्स ऑन प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें आप नेहरू की अप्रोच का क्रिटिसिज्म दोगे, गांधीयन अप्रोच का क्रिटिसिज्म दोगे कि इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा ये लिख दोगे कि जैसे कि उन नेहरूवियन अप्रोच में आप लिखोगे कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया था, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन कर दिया था, फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और इनइक्वालिटीज़ कम करने में इनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, तो ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। अब वो जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ नई नई लाई जाती है तो उसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। तो वही प्रॉब्लम्स को पकड़ के कि उस टाइम पर कौन सी नई चीज़ आई थी, उन्हीं प्रॉब्लम्स को पकड़ के आपको यहाँ पर क्रिटिसिज्म लिख देना है। अब गांधीयन अप्रोच का क्रिटिसिज्म में क्या लिखोगे कि विलेज बेस्ड इकोनॉमी के स्केलेबिलिटी में इश्यूज़ आए, फिर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को रिकंसाइल करना मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा था गांधीयन अप्रोच का। फिर इसको कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस और बाकी पर्सपेक्टिव से ऐड कर देना है। तो आप कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में क्या ऐड करोगे कि जैसे सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस बताओगे, रूरल अर्बन एरियाज़ का इंटीग्रेशन कैसे किया प्लानिंग प्रोसेस में, फिर दोनों के पर्सपेक्टिव्स को कैसे इनकॉर्पोरेट कर दें हम अपनी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ में, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे क्योंकि दोनों की ही अप्रोचेज़ में कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो दोनों का इनकॉर्पोरेशन होना ज़रूरी है। फिर पोस्ट 1990 रिफॉर्म्स इन इंडिया पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि नेहरूवियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कैसे एक शिफ्ट आया था। फिर ये यहाँ पर आप नेहरूवियन अप्रोच का जो क्रिटिसिज्म है ना, वो पकड़ के आप यहाँ पर इसको बेस बना के आगे लिखोगे। कंट्रास्ट करना है नेहरूवियन एंड गांधीयन मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब दोनों के बारे में अगर पढ़ चुके हो तो कंट्रास्ट करना ईजी होना चाहिए, कंक्लूड कर दो इसको, ठीक है। उसके बाद आता है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोल ऑफ प्लानिंग एंड पब्लिक सेक्टर। तो रोल ऑफ प्लानिंग एंड पब्लिक सेक्टर एक अलग टॉपिक है जिसमें सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें आप पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, प्लानिंग बताओगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्लानिंग कैसे होती है, डेफिनेशन बताओगे, ऑब्जेक्टिव्स बताओगे प्लानिंग की, टाइप्स ऑफ प्लानिंग बताओ इसमें, ठीक है, कि सिग्निफिकेंस क्या है पब्लिक सेक्टर का, ठीक है, कि ये प्लान्ड इकोनॉमिक ग्रोथ करने में। फिर नेशनल लेवल प्लानिंग में आप सेंट्रलाइज प्लानिंग एंड फेडरलिज्म की भी बात करोगे। तो एक तो आप बात करोगे नेशनल लेवल प्लानिंग में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं नेशनल लेवल पे जो होते हैं 5 ईयर प्लान्स वगैरह। फिर दूसरी लेवल के प्लान्स होते हैं जिसमें आप ब्रॉड इकोनॉमिक टारगेट सेट कर देते हो, जैसे कि ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ बताते हो, रिसोर्स एलोकेशन वगैरह बता देते हो। फिर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड फेडरलिज्म होता है, तो उसके बारे में आप बताओगे, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2002 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। फिर रीजनल एंड लोकल प्लानिंग की बात करेंगे, जिसमें आप प्लानिंग इनिशिएटिव्स बताओगे रीजनल, स्टेट और लोकल लेवल्स पे, ठीक है। वही सेम चीज़ जो पूछी गई है वही चीज़ आप बता दोगे। फिर आप बताओगे कि कैसे आपने डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ को थोड़ा सा ऑल्टर किया था ताकि रीजनल नीड्स और चैलेंजेस एड्रेस कर पाएँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात करोगे जो कि 2006 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। की कंपोनेंट्स बताओगे प्लानिंग के कौन कौन से हैं, उसमें रिसोर्स एलोकेशन कैसे होता है, इनका क्या विजन है, क्या गोल्स हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी रिडक्शन वगैरह वगैरह, पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, ये सारी चीज़ों के बारे में आप बात करोगे। पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो पॉलिटिकल डायमेंशंस आप लिख दोगे यहाँ पर, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, इकोनॉमिक प्लानिंग और रेगुलेशन के बारे में लिखोगे, बताओगे कि डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन का प्लानिंग पर क्या इम्पैक्ट रहा था।
तो ये इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो आप वो कवर कर लोगे। तो बेसिकली यहाँ पर आप इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रेगुलेशन को आप यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है इसको, कि पहला पार्ट हो जाएगा आपका डेवलपमेंट प्लानिंग, ठीक है। डेवलपमेंट प्लानिंग में आपका आएगा डेवलपमेंट प्लान्स, पॉलिसीज़ नेशनल लेवल पर जितने भी रहे थे, ठीक है। फिर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगी या सेक्टरल ग्रोथ, इन सब के बारे में आप डिस्कस करना। सेकंड पॉइंट जो आएगा उसमें आ जाएगा आपका ये प्राइवेट सेक्टर वाला पॉइंट, ठीक है, जिसमें आप रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स बताओगे कि कैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कंपटीशन कैसे फेयर हो सकता है, और प्राइवेट सेक्टर को मॉनिटर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ताकि मार्केट फेल ना हो जाए। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर वाला पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसी के अंडर आपका ये क्वेश्चन भी बनेगा कि डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन का प्लानिंग पर क्या रोल रहा है। इसी के आप आगे इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बताओगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग के बारे में आप बात करोगे यहाँ पर। उसके बाद सोशल वेलफेयर एंड पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में बात की जाएगी। फिर एग्जांपल्स बताओगे सक्सेसफुल प्लानिंग एंड पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव्स के क्या एग्जांपल्स हैं। तो रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था। 1991 का एक क्वेश्चन था कि प्लानिंग ने फेडरेशन को सुपरसीड किया था और हमारी कंट्री ऑलमोस्ट एक यूनिटरी सिस्टम की तरह ही फंक्शन कर रही है बहुत सारे रिस्पेक्ट्स में। तो इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट एग्जामिन द रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरलिज्म, तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो आप अब बात करोगे रीसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। फिर 5 ईयर प्लान्स बताओगे आप। फिर प्लान्ड सिटीज़ एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बताओगे। पब्लिक सेक्टर लेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बताओगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके चैलेंजेस एंड क्रिटिसिजम्स आ जाएंगे। चैलेंजेस क्रिटिसिज्म में 3 लेवल पे बात करेंगे हम। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, इनएफिशिएंसी, करप्शन, चेंजिंग डायनामिक्स एंड मार्केट फोर्सेस, ठीक है। इसमें आप लिख लोगे आई होप। पॉइंटर्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस में क्या आएगा कि जैसे अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें क्या दिक्कत आती है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन ही बहुत गंदा है ना, वो चीज़ आती है। फिर प्लान्स और पॉलिसीज़ बहुत अच्छे अच्छे बनाए तो जाते हैं, इम्प्लीमेंट हो नहीं पाते, वो सारी चीज़ें लिख दोगे इम्प्लीमेंटल चैलेंजेस में। फिर आप बताओगे करप्शन इतनी ज़्यादा है, इनएफिशिएंसी है, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर इतनी चैलेंजेस आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर में कि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पाती, डेवलपमेंट हो ही नहीं पाती। फिर इफ़ेक्टिव प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन के इम्प्लीकेशन क्या निकल के आते हैं वो बताओगे कि रिसोर्स तो एलोकेट कर लिया, अब यूज़ कितने हो रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा, है ना। फिर चेंजिंग डायनामिक्स एंड मार्केट फोर्सेस का बताओगे कि कैसे मार्केट फोर्सेस, ग्लोबलाइजेशन जो है वो प्लानिंग प्रोसेस पे कैसे इन्फ्लुएंस डालते हैं। फिर प्लान डेवलपमेंट का बैलेंस करोगे आप मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ से, कि हमने तो प्लान कर लिया पर मार्केट में क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं, क्या चाहिए लोगों को, वो देखा जाता है। इसको उसके बाद आप कंक्लूड कर दोगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा अभी प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, अग्रेरियन रिलेशंस वाले टॉपिक आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन में आप पूरा ओवरव्यू बताओगे प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रूरल इकोनॉमीज़ को ट्रांसफॉर्म करने में क्या रोल रहा है इंडिया में, ठीक है, उस पर फोकस करना है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट चीज़ आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, जिसमें आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मॉडर्नाइज करने के बारे में बात करोगे, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है, जिसमें आप इम्प्लीमेंटेशन पीरियड की इनिशिएटिव्स वगैरह भी बताओगे इसमें, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स बताओगे ग्रीन रेवोल्यूशन के, ये सारा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। इसी में से क्वेश्चन भी आया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है, और आपको लगता है कि सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है ताकि अभी जो इंडिया में कंटेम्प्रेरी ये अग्रेरियन चैलेंज चल रहा है उसको हम एड्रेस कर पाएँ। तो 2017 का ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका कवर होगा। सिग्निफिकेंस बताओगे ग्रीन रेवोल्यूशन की, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था 2012 में कि क्रिटिकली एग्जामिन ग्रीन रेवोल्यूशन एज ए स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी पर बात करोगे आप, जो HYVs क्रॉप्स थी, फिर मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स यूज़ की, इरिगेशन मैकेनिज्म वगैरह, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह आ गए ताकि यील्ड बढ़ाई जाए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इम्पैक्ट क्या रहता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इकोनॉमी पे, रीजनल डिस्पैरिटीज़, एनवायरमेंटल कंसर्न्स रहते हैं काफ़ी। एनवायरमेंटल कंसर्न्स पे तो काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इकोलॉजिकल बैलेंस की काफ़ी नीड है हमें। पॉलिटिकल फॉलोआउट बताओगे ग्रीन रेवोल्यूशन का इंडिया में, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर लैंड रिफॉर्म्स बताओगे
के रीडिस्ट्रीब्यूटिंग एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या रहा था, क्यों हमें नीड पड़ी लैंड रिफॉर्म्स लाने की। फिर उसके बाद ज़मींदारी सिस्टम कैसे अबॉलिश हुआ था, जिसमें आप ज़मींदारी अबॉलिशन एक्ट्स और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी मेंशन करोगे। एंड ये बताओगे कि कैसे लैंडलेस पेजेंट्स और टेनेंट फार्मर्स को एम्पावर किया गया था उस टाइम पर। फिर टेनेंसी रिफॉर्म्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स राइट्स मेंशन करोगे, जिसमें आप बताओगे कि कैसे टेन्योर का सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी टेनेंट फार्मर्स के लिए, और एविक्शन और एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंट कैसे किया गया था। लैंड सीलिंग लॉज पे बात करोगे, जिसमें आप लैंड होल्डिंग्स पे लिमिट्स लगाई गई थी उस पर बात करोगे। सरप्लस लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना लैंडलेस और मार्जिनलाइज फार्मर्स पर के बीच में, और उसके बाद इक्विटी इन्हांस करना, लैंड ओनरशिप को थोड़ा सा रिड्यूस करना, है ना, एक ही बंदे के पास पूरी लैंड जा रही है, वो सारी चीज़ों पर काम करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। आप लिखोगे तो क्रिटिसिज्म लिख दोगे यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स के। आई होप इन सारे पॉइंट से आपका क्रिटिसिज्म बन जाएगा। नेक्स्ट आपका अग्रेरियन रिलेशंस आता है, जिसमें आप चेंजिंग डायनामिक्स और चैलेंजेस के बारे में बात करोगे। शिफ्ट बताओगे कि कैसे हुआ ट्रेडिशनल अग्रेरियन रिलेशन से, कि फ्यूडलिज्म चल रहा था, फिर कैसे कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर आया, वहाँ से ट्रांजिशन हुआ था, और फिर मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे एमर्ज हो गई। आज के टाइम पे तो काफ़ी अच्छी अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस चलती है, तो उसको आप थोड़ा सा इंकलकेट कर दोगे कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के हिसाब से। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स डिस्ट्रेस के बारे में बात करोगे, जिसमें कैश क्रॉप्स, मार्केट ड्रिवन एग्रीकल्चर वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। स्मॉल स्केल मार्जिनल फार्मर्स आ जाएंगे, जो इनडेप्टनेस के और क्रॉप फेलियर, फार्मर सुसाइड वाले इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे। फिर एग्रेरियन क्राइसिस का कॉज क्या है, क्यों होते क्यों हैं ये, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। फार्मर्स प्रोटेस्ट मूवमेंट्स कौन सी चल रही हैं, कौन सी होती हैं, इसमें आप एग्जांपल्स दोगे, जैसे कि नक्सलाइट मूवमेंट चल रही, फार्मर्स यूनियन की मूवमेंट चल रही हैं, रीसेंट प्रोटेस्ट जो भी चल रहे हैं एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के, और अभी कितने सारे तो प्रोटेस्ट होते हैं, तो उनके बारे में आप मेंशन करोगे। फेयर प्राइसेस की डिमांड है, लोन वेवर की डिमांड है, पॉलिसी सपोर्ट क्या है एग्रेरियन कम्युनिटीज़ के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। फिर आप इसको कंक्लूड कर दोगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, बताओगे कि कैसे, ओवरव्यू दोगे सबसे पहले, फिर बताओगे कैसे लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर 1990s में कैसे शिफ्ट आया था, है ना। ऑब्जेक्टिव्स बताओगे आप, इसके सिग्निफिकेंस बताओगे लिबरलाइजेशन के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे। काफ़ी सारे बनेंगे तो सिग्निफिकेंस ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, आपके पास कम नहीं है। फिर बैकग्राउंड बताओगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इंडिया में क्या रहा था। प्री लिबरलाइजेशन एरा में बताओगे कि प्री लिबरलाइजेशन लिख लेना यहाँ पर, एरा में बता देना, और दूसरा बताना आप क्राइसिस। ये इस वाली यूनिट में भी करंट अफेयर्स ऐड होंगे अच्छे। क्राइसिस एंड नीड फॉर रिफॉर्म्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में चले जाएंगे, आपकी मूवमेंट्स वगैरह कुछ आ जाएंगी, फार्मर्स मूवमेंट्स वगैरह में ऐड हो जाएंगे, गांधीयन रिफॉर्म्स, नेहरूवियन रिफॉर्म्स में ऐड होंगे। फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी, इसके बारे में आप बताओगे। लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में 3 तरीके से आप बात करोगे कि कैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, परमिट राज डिसमेंटल किया गया, फिर ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ये सारी बात करोगे। डिसमेंटलिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड परमिट राज में आपको बता देती हूँ, बाकी सारी चीज़ तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी, कि जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स थी उनका अबॉलिशन किया गया था। फिर कुछ प्रोसीजर होते थे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते थे पहले के टाइम पे, जब आपको बिज़नेस स्टार्ट करना होता तो 10,000 बखेड़े होते थे जो आपको सबसे पहले तो सॉल्व करने होते थे। अभी क्या हो रहा है कि प्रोसेस पूरा बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है, रिलेटिवली पहले के हिसाब से तो सिंप्लीफाई हो ही गया है, तो प्रोसीजर्स बहुत सिंप्लीफाई हो गए हैं। अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, वो वाली चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करोगे। फिर उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में मेंशन करोगे, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी एनकरेज किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख दोगे। बाकी आपको पता ही होना चाहिए, ये तो आप लिख पाओगे, ट्रेड लिबरलाइजेशन, ग्लोबल इंटीग्रेशन, टैरिफ्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, फॉरेन एक्सपोर्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बात कर लोगे हम यहाँ पर। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में आप इंटरेस्ट रेट का डीरेगुलेशन हो गया, फिर लिबरलाइजेशन हो गया बैंक सेक्टर का, ये बैंकिंग सेक्टर का लिबरलाइजेशन तो काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग कैपिटल मार्केट्स एंड प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये लिख दोगे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया में क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था 1993 में, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आप बता देना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड प्लानिंग प्रोसेस, इसमें आप बताओगे कैसे पॉलिटिक्स शिफ्ट हुई थी पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में, ठीक है, इंडिया में। तो एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स से डेवलपमेंट पॉलिटिक्स में हम कैसे
शिफ्ट हो गए थे। तो यही शिफ्ट बताओगे आप कमांड इकोनॉमी से मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ, रैशनलाइजेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सब्सिडी रिफॉर्म्स, देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर आप मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके एग्जाम्पल्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स इम्पैक्ट बताते हो आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, इंडस्ट्रियल सेक्टर के एग्जाम्पल्स आप बताओगे, एमएनसीज वगैरह जो आजकल बढ़ गई हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हुआ है, कंपटीशन बढ़ा है, एफिशिएंसी बढ़ी है इंडस्ट्रीज़ में, सर्विस सेक्टर आ गई हैं, तो कैसे आप आईटी इनेबल सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ बताओगे, इसमें कितनी सारी चीज़ें लिखने के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर बैंकिंग रिफॉर्म्स का एक्सपेंशन हुआ है। फिर एफडीआई और ग्लोबल इंटीग्रेशन बताओगे, जिसमें एफडीआई इनफ्लोज जो है वो काफ़ी बढ़ा है बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे सर्विस सेक्टर हो गया, अगेन यही आईटी वगैरह वाला सेक्टर हो गया, रिटेल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना ज़्यादा एफडीआई फ्लो बढ़ा है ना, तो वो सारी चीज़ें मेंशन करोगे। फिर ग्लोबल सप्लाई चेन का अभी नई टेक्नोलॉजी से जो इंटीग्रेशन हो रहा है, अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और जो ग्लोबल सप्लाई चेन ऑलरेडी चल रही थी इसका इंटीग्रेशन कर दिया गया, तो अभी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट बताओगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हुआ, स्किल डेवलपमेंट, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ लाई गई थी एमर्जिंग सेक्टर्स इंडस्ट्री में, फिर स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप पर बहुत फोकस किया जा रहा है ना। एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ा था, तो मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स आए एग्रीकल्चर में, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का प्रमोशन हुआ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रमोशन, ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे यहाँ पर। इकोनॉमिक ग्रोथ बताओगे इंडिया में क्या हुई है, चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म बताओगे, ठीक है। इसमें आप लिख देना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स हो रहे हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स बताओगे, फिर सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस बता देना, इंक्लूसिव ग्रोथ की ज़रूरत है, इक्विटेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हर एक सेक्टर का तो डेवलपमेंट हो भी नहीं रहा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। तो इनएडिक्वेट रिफॉर्म्स हैं अभी इंडियन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पर, इसके बारे में बात करेंगे। 2020 का क्वेश्चन था, 2010 का क्वेश्चन था, ये सारे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं, है ना। तो ये आप देख लोगे। 2022 में बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन आया था ये, कि हाई कंसंट्रेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की एंड कंजम्पशन पैटर्न्स की इन पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इंडिया में फेल होती जा रही हैं। तो अभी क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है और एनवायरनमेंट को भी संभालना है, तो दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उसी बारे में हमें डिस्कस करना है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा खासा टॉपिक चलता आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अलग पूछ लिया है। कुछ बुक्स मैंने आपको बताई दी हैं, और कुछ अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। अदरवाइज़ यही है आपका पूरा टॉपिक, ठीक है। इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ये सारी सब हेडिंग्स आप कर जाओगे तो जितने क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछे हैं वो भी कवर हो जाएंगे, जो यूपीएससी ने नहीं पूछे, पूछ सकता है कोई नया क्वेश्चन, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। और अगर एक आध क्वेश्चन कोई ऐसा आ भी जाता है जो बिल्कुल ही नया पूछ लिया, जो कहीं पर भी नहीं है, तो आप समझो वो क्वेश्चन फिर हर एक के लिए नया है। आप छोड़ने वाले हो तो सब छोड़ने वाले हैं, ठीक है। सब वो ही फोकस करने वाले हैं जो ऑलरेडी आता हो। तो एक ऐसा क्वेश्चन जिसके चक्कर में अभी आप 99 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो वो चीज़ थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो जाती है। एक क्वेश्चन के चक्कर में बाकी के 99 क्वेश्चन मत छोड़ना, जो कि आपको ये सारे इतने क्वेश्चन अगर आपको आते होंगे आप टॉप कर जाओगे। एक क्वेश्चन के चक्कर में मत इधर उधर नोट्स के पीछे भागना, बट ये देखना कि आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके नोट से सॉल्व होने चाहिए। नहीं हो रहे हैं और पैसे भी लगा दिए हैं तो उस केस में आप रजिस्टर बनाओ अपना, वहाँ पर लिखना शुरू करो सारे क्वेश्चंस के आंसर, वही हो सकता है अब, है ना। पर अगर टाइम कम है तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप 2023 में या 24 में दे रहे हो तो मैं ये चीज़ तो रेकमेंड नहीं करती कि आप अपना खुद से नोट्स बनाना प्रेफर करो। 2025-26 में देना है तो फिर भी एक बार को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़।